कल हम लोग पढ़े थे जनरली कि नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म क्या है या नेशनलिज्म क्यों होता है और भारत में जनरली नेशनलिज्म किस वजह से हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण था कॉलोनिज्म। 8 क्लास में पढ़ोगे उपनिवेशवाद। ठीक है, तो उपनिवेशवाद में क्या था कि जितने भी यूरोपियन कंट्री थी, खास करके ब्रिटेन 100 साल पहले 150 साल पहले क्या करती थी कि किसी भी देश में जा करके और उस देश को एक व्यापार के उद्देश्य से अपना क्या कर लेती थी, कॉलोनी बना लेती थी। ठीक है, व्यापार का उद्देश्य बोलो या अपना साम्राज्य फैलाने के लिए बोलो। ठीक है, क्योंकि अभी भी तुमको पता होगा कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और अभी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हो सकता है आज से 200 150 300 साल पहले वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा नहीं। तो अब आता है कि वो तो हुआ, नेशनलिज्म हुआ, लेकिन नेशनलिज्म से पहले, उसके अवधि के पहले क्या क्या वैसा कारण था जो नेशनलिज्म की भावना लोगों में पैदा हो गई। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण जो निकल करके आया ये वर्ल्ड वॉर 1 में आया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 से बहुत सारा कारण ऐसा निकल करके आया कि नहीं, भारतीयों को लगा कि नहीं, हम लोग एक हैं और हम लोगों की एक अपनी एकता होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। हाँ, तो ये तो जनरली तो नॉर्मल है, ये सब तो बाद का चीज है, लास्ट टॉपिक पे पर हो जाके। तो आता है कि इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, प्रथम विश्व युद्ध जो आपको पता होगा 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। और आपको पता होगा कि ब्रिटेन, रसिया, ये सब ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध लड़ रहा था और ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध लड़ रहा था। तो ऑटोमन साम्राज्य जो था तुर्की में जनरली इस्लामिक बहुसंख्यक प्रदेश है। अभी भी इस्लाम जो धर्म है, जिसको हम लोग मोहम्मदन कहते हैं, असल में उस धर्म का नाम इस्लाम है। ठीक है, तो इस्लाम जो धर्म है वहाँ का वो जो था वो क्या था, हेड था। तो जब ऑटोमन साम्राज्य से लड़ रहा था तो चूंकि ब्रिटेन उसके अगेंस्ट में लड़ रहा था और इस्लामिक बहुसंख्यक एक तरह से मानो तो अभी तो अखंड भारत हो गया, अब भारत पाकिस्तान विभाजन तो बाद में हुआ, लेकिन उस समय तो एकत्रित था, पाकिस्तान भी हम ही लोग में मिला हुआ था। तो मुस्लिम तो बहुसंख्यक हमारे पास भी थे, अभी अल्पसंख्यक है, रिपोर्ट के हिसाब से अल्पसंख्यक है कागजी तौर पर। ठीक है, तो अल्पसंख्यक थे तो मुस्लिम तो थे, इस्लाम धर्म के लोग तो थे जो उस चीज को फॉलो करते थे। तो ब्रिटेन के कॉलोनी थे हम लोग और यहाँ पर चूंकि मुस्लिम रहते थे तो इस पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि तुम्हारे घर में जो रह रहा है तुम उसी के रिश्तेदार को जाकर के मारो तो उसको तो कष्ट होगा ही, स्वाभाविक चीज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उकसाया गया या ये किया गया, ये स्वाभाविक है। अब देखो कि तुम्हारी पत्नी है, ठीक, और तुम जा या ऐसे भी तुम अपनी पत्नी के माँ के बारे में गाली दो तो उसको तो गुस्सा बढ़ेगा ही, स्वाभाविक है, किसी को भी बढ़ता है। तो अब आता है कि अदर कंट्री इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर इन डिफेंस सेक्टर। आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले उतना बड़ा युद्ध कभी देखा नहीं गया था। जितना भी देश था उसमें जनरली राजाओं के विरुद्ध कार्य हुआ था। 1789 से अगर देखा जाए तो राजा लोग से लड़ाई होता था, आपस में छोटा चीट-फूट मार हुआ, बात खत्म। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो 3-4 बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रियां एक साथ थी और 3-4 बड़ी बड़ी पावर एक साथ थी। तो उस पे क्या हुआ कि लोगों को यह लग गया कि नहीं, अब हमारे लिए आत्म सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस जो है उसको मजबूत करना एकदम जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि कोई देश आपका अगर बहुत ज्यादा मित्र है, मित्रता आपसे निभा रहा है, तो आने वाले 10 साल के बाद वो आपसे विरुद्ध लड़ाई नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप रसिया और अमेरिका को भी ले सकते हैं। ठीक है, अमेरिका भी ऑटोमन साम्राज्य के साथ विरुद्ध ही लड़ रहा था, लेकिन अभी अगेंस्ट चला गया है। ठीक है, तो अब आता है कि लोगों को यह समझ में आ गया कि नहीं, अब हमको अपना डिफेंस सेक्टर क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और सभी कंट्रियां जो थी अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा खर्च करने लगी। आप मिसाइल, आर्मी में भर्ती किया जाने लगा, नए नए बुलेट प्रूफ जैकेट ये सब मंगवाए जाने लगे। ठीक है, अभी रसिया में एक ड्रैगन टीथ करके लगाया गया उसके बाउंड्री पे, रसिया के बाउंड्री पे। ड्रैगन टीथ क्या है, कभी सुने हो ना? वो एक सीमेंटेड रहता है, इतना छोटा जैसा, बहुत हार्ड रहता है, उसमें
एक लोहा का कील निकला हुआ रहता है इतना लंबा जैसा। तो जब कोई भी टैंकर आएगा, और वो पूरे बाउंड्री पे लगा दिया है यूक्रेन के साइड में, कोई भी टैंकर आएगा और उसको डिस्ट्रॉय करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कोई भी टैंकर आएगा उस पर हमला करने के लिए, पहले तो उसको तोड़ोगे तब ना तुम आगे जाओगे। ऊपर से ऐसा माना जाता है कि जितना टैंक आ रहा है उसका 10% ही टैंक जा सकता है। मतलब अगर 100 आ रहा है तो 10 ही टैंक अंदर जा सकता है, और 90 टैंक को वेट करना पड़ेगा 6-7 घंटा, तब वो अगर पूरा टोटा गारंटी तब वो अंदर उसके टेरिटरी में घुस सकता है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, अपने एक्सपेंडिचर, अपने डिफेंस के सेक्टर में वो क्या कर रहा है, खर्चा किया, ठीक है। और अब आता है कि कस्टम ड्यूटीज वे राइज। समझिए, देश के पास पैसा है, कहां से आया, तो हमसे आया। देश के पास अपना थोड़ी है कि कुछ बहुत बड़ा चीज कर लेता है। देश पैसा कहाँ से लेता है, हम लोगों से ना। इनकम टैक्स, आप बाइक खरीदिए, आपको नगर पालिका से टैक्स लिया जाएगा, इंश्योरेंस लिया जाता है, पीयूसी बनवा, तो पीयूसी सब तो प्राइवेट सेक्टर में जाता है पैसा, लेकिन हम लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं, भाड़ा लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसको बहुत ज्यादा इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लोग इनकम टैक्स चोरी करने के लिए बहुत चीज कर लेते हैं, ठीक है। देखेगा कि अलग अलग बैंक अकाउंट बना लिया, इस पे इतना रख रहा, इतना रख रहा। और इनकम टैक्स चोरी कैसे किया जाता है, किसी का प्राइवेट स्कूल है, अपना पर्सनल खाता पे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपया नहीं रखेगा, एक ट्रस्ट बना लेता है, और ट्रस्ट के साथ वो अपने खाते में पैसा रखता है, तब क्लेम नहीं जाता है। ट्रस्ट है, उस पर इनकम टैक्स का उतना ज्यादा छापामारी पड़ेगा नहीं। लेकिन प्राइवेट पे अगर तुम अपने अकाउंट पे 10 लाख 20 लाख का ट्रांजैक्शन अगर हर महीने कर रहे हो, तो वो तुमको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, और वो इनकम टैक्स का चोरी है, ठीक है। तो अब आता है कि कस्टम ड्यूटीज, सॉरी इनकम टैक्स तो नीचे था, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गया। मतलब आंतरिक कर जो था, यहां से वहां जाने का सामान, वहां से यहां आने का सामान, उसका कर जो था जनरली क्या हुआ, बढ़ गया। कहां पर, भारत में, ठीक है। भारत भी आपको पता होगा कि ब्रिटेन का ही ना कॉलोनी था, ठीक। तो ब्रिटेन आज से पहले, गौर से अगर देखो तो ये कब हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 14 में। ब्रिटेन तो कब से रह रहा था, लेकिन इससे पहले ब्रिटेन भारत को सिर्फ एज एक तरह से समझो तो बिजनेस के उद्देश्य से ले रहा था। यहाँ से चाय भेजता था, यहाँ से नील का खेती करवा करके भेजता था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो ब्रिटेन कभी भी, ब्रिटेन का शुरू से आदत है कि सब जगह जाके हथियार लेना, और चाहता था कि हम किसी चीज को छोड़े नहीं। तो वो भारत भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, एक इंपॉर्टेंट सेक्टर था, क्षेत्र था। तो वो क्या किया कि उसको चाह रहा था कि किसी के हाथ में हम जाने के लिए नहीं दे। तो डिफेंस सेक्टर में क्या किया, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया। सबसे पहले बढ़ाया, पैसा कहाँ से लाओगे, डॉलर तो नहीं है लाओगे यहाँ पे। तो ये क्या किया कि कस्टम ड्यूटीज, आंतरिक कर जो था वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। कि जितना इनकम है तुम्हारे पास, उसको कुछ % तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक। फिर आता है कि प्राइसेस इंक्रीज बिटवीन 1913 से 1918, 1913 से 18, या जनरली इस अवधि में ले ले हम 1914 से 18 तक प्राइस डबल हो गया, इंक्रीज भी नहीं हुआ, डबल हो गया। अगर बुक में पढ़ोगे लाइन में तो वो डबल हो जाता है। कोई चीज अगर 20 रुपए की है तो वो 40 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है कि एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपुल, जो सामान्य वर्ग के लोग थे उसमें बहुत भूखमरी आ गया, बहुत एक तरह से कहो तो बेगाड़ी आ गया, ठीक है। अब काम उनके पास कुछ नहीं बचा। तो फिर आता है कि फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी फ्रॉम विलेजेस। अब गांव के लोगों को वो जबरदस्ती भर्ती करने लगा आर्मी में। क्यों करने लगा, क्योंकि उसको अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत करना था। अब तुम जान रहे हो, अगर पढ़ोगे क्षेत्र सेक्टर पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, सेकेंड चैप्टर में शायद है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग कृषि के क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र कहते हैं उसको। जनरली उसको कहते हैं विनिर्माण उद्योग, नहीं, पहला तो कृषि का ही क्षेत्र है, उत्पादन होता है उसमें। कोई भी नेचुरल चीज से हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, नेचुरल। सेकेंड जो सेकेंडरी सेक्टर है आपका, उसको कहते हैं हम लोग विनिर्माण उद्योग। मतलब प्राकृतिक चीज को हम लिए और फिर हम उसको बना रहे हैं, आटा लिए और बिस्किट बना रहे हैं। थर्ड जो टर्शियरी सेक्टर है उसको हम लोग जनरली सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि अब बिस्किट बन गया तो बिस्किट को सप्लाई कौन करेगा,
गाड़ी, आदमी, तो इस सेक्टर में जो कार्य कर रहा है उसको हम सेवा का क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर वाले लोग कहते हैं। तो इस चीज में अब जैसे भारत कृषि प्रधान देश है और भारत के कृषि के ही क्षेत्र को, प्राइमरी सेक्टर को ही तुम नष्ट कर रहे हो। कैसे? तो यहाँ तो ये तो क्या है, डिफेंस सेक्टर, मतलब सेवा का क्षेत्र है ये, और सेवा के क्षेत्र में तुम ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे तो कृषि का क्षेत्र तुम्हारा क्या होगा, कम जाएगा। और कमेगा तो सीधी सी बात है कि किसान कृषि कम होगी तो क्रॉप भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा। नया नया किसान मैदान में आया, अभी कल पढ़ा रहे थे परसों किसी एक बच्चे के यहाँ, बोला भटगांव में कि सर यहाँ किसी को लूड़े नहीं था कि मक्का कैसे लगाए, मई बाल होता है कुछ भुट्टा, भुट्टा कैसे लगाया जाता है, लगा दिया, पूरा पानी भर गया, गल गया सब भुट्टे। तो नया नया कि नए नए किसान आएंगे तो उनको उतना नॉलेज नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ कि क्रॉप फेल्योर हो गया बहुत सारे पार्ट में इंडिया का, और क्रॉप फेल्योर हुआ तो भूखमरी आएगा ही। भूखमरी पहले से, भूखमरी तो आ ही गया है और प्राइस भी डबल पहले से हो चुका है। तुम खरीद के भी खाने का अब आप लोगों को उतना क्षमता है नहीं। देखिए कभी भी क्रांति होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा कारण होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ देखा जा सकता है, दो होता है, पहला भूखमरी, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। भूखमरी तो आ चुका है और एक तरह से देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आर्मी में भेजा जाता था तो ऐसी कोई मतलब वो नहीं थी कि तुम लौट के वापस आओगे, ठीक है। जैसे अभी तुम आर्मी में जाओगे तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है तुम्हारा, कि अगर तुम्हारे साथ वैसा कोई घटना घटे नहीं, लेकिन अगर घट जाए तो हो सकता है तुम्हारे बेटे को नौकरी दिया जाएगा और फिर कुछ ना कुछ पैसा भी दिया जाएगा, ठीक। तो अब आता है कि 12 to 30 मिलियन पीपुल वे डाई ड्यू टू एपिडेमिक, इस महामारी के कारण। भूख है, क्रॉप फेलियर हो गया तो भूखमरी तो बढ़ेगा ही। और जो भी किसान है तुम उसको आर्मी में भर्ती कर रहे, तो इसके कारण 12 से 13 मिलियन लोगों की मौत हुई थी सिर्फ भारत में। ऐसा माना नहीं, भारत में, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर का पूरे विश्व में प्रभाव देखा जाता है। अभी वर्ल्ड वॉर छोड़ दो, अभी वर्ल्ड वॉर 3 समझो चल रहा है। अब तो न्यूक्लियर बम कब छोड़ेगा रसिया, इसको देखना है। अब कितना दिन मतलब छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा ये बात अब नहीं है, क्योंकि इसका पता ही नहीं कि एक रसिया और क्रीमिया को जोड़ने वाला जो ब्रिज था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था आज से 20 दिन पहले। अब इसके कारण रसिया पूरा गुस्सा है। अब ये मत सोचना है कि छोड़ेगा न्यूक्लियर बम या नहीं छोड़ेगा, अब कब छोड़ेगा ये वेट करना है, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इफेक्ट रहा जनरली भारत पे, जनरली पूरे विश्व पे, क्योंकि हम बार बार यही कर रहे हैं कि कोई भी क्रांति, अब नेशनलिज्म एक तरह से क्रांति ही हुआ, कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो गया। शुरुआत में यहाँ ब्रिटिश रूल था, उसके बाद भारतीय आ गए, तो ये क्रांति हुई एक तरह से। तो इसमें क्या प्रभाव रहा वर्ल्ड वॉर 1 का, ठीक है।